तो देखिए लगातार हमारी चर्चा चल रही है रियल एस्टेट कॉन्क्लेव, जहां पर हम बायर्स और जो बिल्डर्स हैं उनके मुद्दे सामने लाना चाह रहे हैं। सरकार की क्या पॉलिसी है, सरकार की क्या नीति है। अब हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर बलकार सिंह जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर बलकार सिंह तेज तरार ऑफिसर हैं, पहले जल निगम में थे, पहले पानी पिलाया, अब घर दिला रहे हैं। तो चलिए सर, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं अब, क्योंकि यूपी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी, आप कमिश्नर है सर। अगर हम बात करें, शुरुआत बहुत सारे मुद्दों पर हमारे बात हुई पी गुरु प्रसाद जी से। मैं धार्मिक स्थलों की बात करना चाहूंगा, क्योंकि धार्मिक टूरिज्म बहुत बड़ा है। धार्मिक स्थलों के लिए कोई ऐसी योजना है? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं, अगर कोई वृंदावन रहना चाह रहा है तो आजकल लोग फ्लैट्स लेना चाह रहे हैं। कोई अगर अयोध्या रहना है तो वो चाह रहा है कि वहां फ्लैट्स ले लें, वहां घर मिल जाए। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है दूसरे राज्यों के लोगों में। तो आपका कोई इस तरह का प्लान, रोड मैप तैयार हुआ है कि ज्यादा आवासीय योजनाएं वहां भी लाए जाएं धार्मिक स्थलों पर? सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जी न्यूज़ को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित कराया जिसमें कि रेगुलेटर्स, डेवलपर्स, गवर्नमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और सभी बिल्डर्स इसमें उपस्थित हैं। आपका जैसे क्वेश्चन रिलीजियस प्लेसेस का है, तो सबसे बड़ी तो जो हमारी आवासीय योजना है थोड़ा माइक ऊपर रखिए। अयोध्या में है, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, जिसमें टोटल 3 फेजेज में हमने मिला करके उसको 1800 एकड़ के आसपास आ रहा है। और उसमें अभी 9-10 हमने जो होटल्स हैं उनका 1 साल पहले ऑक्शन हो चुका है और वो लोग अभी बारिश के बाद प्रोसेस में हैं कि वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू करें। उसके साथ साथ जो बाकी आवासीय प्लॉट का भी निकाला हमने, 180-90 के आसपास प्लॉट हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा गेटेड कॉलोनी टाइप हो, क्योंकि अयोध्या में ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि जो हमारे अन्य प्रदेश हैं वहाँ से भी लोग आएंगे। उनको चाहिए करूंगा थोड़ा माइक ऊपर कि एक, हाँ नाउ इट्स गुड, कि एक ऐसी वो आए कि सिक्योर उनको प्लेस मिले ताकि लोग मुंबई से, साउथ के स्टेट्स हैं वहाँ से आए। तो वो भी एक हमारी प्लान है। बाकी आपने जो बताया कि हाई राइज भी चाहते हैं, उसका फ़ायदा यही रहता है कि लोग लंबा नहीं रहते, कई बार 4-5 दिन के लिए आते हैं, रुकते हैं। तो उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट में भी 1 बेडरूम में भी 2 बेडरूम्स, इस तरह का भी हम जल्दी लाने वाले हैं। उसके अतिरिक्त अन्य जो स्थल हैं, जैसे वृंदावन में हमारी योजना पहले भी है, एक नई योजना का अधिग्रहण भी चल रहा है। थोड़ा माननीय न्यायालय में उसको अवार्ड में कुछ इश्यूज हैं, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उसके साथ साथ आगरा में भी है और बनारस में हमारी 2 योजनाएं और अभी आई हुई है। और इसके साथ अन्य जो हमारे छोटे शहर भी हैं, जिसको टियर 2 या टियर 3 सिटीज आप बोलते हैं, उसमें भी पिछले 2-3 सालों से बहुत जल्दी से हम उसमें स्कीम लाए हैं। जैसे मऊ, गाजीपुर और चित्रकूट में भी, रामपुर में भी लाए हैं, मुजफ्फरनगर में भी है, मेरठ तो खैर बड़ा हो गया, वहाँ पर भी लाए हैं। और प्रयागराज में एक स्कीम का हम पहले ही प्रकाशन कर चुके हैं और एक बहुत बड़ी योजना लाने जा रहे हैं गंगा जी के इस साइड में जो लखनऊ की तरफ पड़ता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम रिलीजियस प्लेसेस पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं कि वहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, ख़ासतौर पे जैसे अयोध्या का है। और बाकी भी जो छोटे और बड़े शहर, जैसे आपको अभी प्रमुख सचिव महोदय ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना या नया शहर स्थापना योजना जो है, उसके अंतर्गत 50% जो लैंड का वैल्यू है वो सरकार सीड कैपिटल के रूप में देती है। तो वो आवास विकास परिषद भी उसमें ले सकता है और बाकी छोटे प्राधिकरण भी ले सकते हैं। सर, किसी न किसी वजह से कुछ योजनाएं हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है और कहीं लंबा वक्त उसमें लग जाता है। इंतज़ार रहता है कि बहुत जल्द वो योजनाएं पूर्ण हो जाएं, लेकिन अब उन योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए आप लोगों की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो लंबे समय से अटकी पड़ी है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पर न्यू जेल रोड, जो वहां पर बताया जा रहा है कि एक योजना है वो आधार में लटकी है, कई बरस उसे हो गए। जैसे मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि बहुत लंबे अरसे से योजनाएं जो अटकी हैं, जैसे हम देखते हैं अवध विहार में भी काफ़ी एरियाज हमारे बचे हैं जो अभी फाइनली लोगों ने बनाया नहीं है, चाहे वहाँ पर कॉमर्शियल हो। वृंदावन स्कीम है जो इसमें भी है, बाकी कानपुर में भी स्कीम है, एक इसी तरह से वृंदावन में भी है। तो यहाँ पर एक तो जो लैंड एक्वायर करने की जो प्रोसेस है,
जैसे कि 2011-12 के आसपास लैंड का जो रेट का बड़ा एक आंदोलन टाइप से चला पूरे देश में, खासतौर पे नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं, तो उसके पश्चात ये हुआ कि नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आएगा तो उसमें रेट अलग आए। तो उसमें थोड़ा लिटिगेशन बहुत हुआ कि आपको पुराने रेट पे देना है, नए पे देना है। वो अभी तक माननीय न्यायालय में विभिन्न स्तरों पर केसेस हैं, बट अब हम लोगों को लगता है कि उसका एक मैकेनिज्म निकल रहा है और पुरानी स्कीम्स में उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। दूसरा जो आपने बात अभी जो रिसेंट स्कीम का सौमित्र विहार का किया, एक लैंड पूलिंग पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट लेके आया, ड्राफ्ट लैंड पूलिंग पॉलिसी 2019 में। उसका मोटा मोटा हिसाब ये है कि जो भी आपकी लैंड है उस लैंड का कोई आपको पैसा नहीं मिलेगा और 25% विकसित रेजिडेंशियल प्लॉट मिलेगा। वो उसकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट उसको हम फाइनेंशियल टर्म में यदि एनालाइज करते हैं तो उसका जो मुआवजा है उससे बहुत ज़्यादा उसको मिलता है पैसा, क्योंकि आप मान लिया 1000 मीटर का उसका है और उसको 1000 मीटर हमको वो दे रहा है, जैसे कोई घर के खरीदने के लिए आउटर एरियाज में ले लेते हैं, और 1000 मीटर का कोई ज़्यादा मुश्किल से मेरे को लगता है 20-30 लाख मिलेगा। मार्केट में आप रेट ऐसे मिलेंगे एग्रीकल्चर टाइप की लैंड यदि आप लेते हैं और उसमें 250 मीटर का यदि आपको एक प्लॉट मिलता है तो उसको 40,000 का रेट भी आप लगा लेते हैं अथॉरिटी का तो 60 लाख मिल जाता है। 40 इंटू नहीं 1 करोड़, इट विल बी 1 करोड़, 250 इंटू 40,000। तो उसमें बहुत फ़ायदा है लैंड पुलिंग में, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि छोटा यदि किसान है तो उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मैडम ने बताया कि टाइम बहुत लगता है, क्योंकि ये स्कीम इस तरह की है कि टाइम लगता ही है। तो बड़े किसान इसका लाभ ज़्यादा आसानी से ले सकते हैं। इसमें इसी स्कीम के अंतर्गत जो हमारे 250 एकड़ की स्कीम है ये, और इसमें 80-85% किसानों ने सहमति दिया है। किसान है या जो भी भूस्वामी है, में भी कोई भी आदमी है जिसने लखनऊ के आउटर में लिया है कि यहाँ ज़मीन खरीद लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या कि हम बना लेंगे, तो उस तरह के जो लोग इसमें आए हैं। 85% लैंड जो है हमारी लैंड पूलिंग से है, बाकी लैंड को हम एक्वायर करेंगे। कुछ गांव सभा वगैरह की जो लैंड आती है वो है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि हमको इमीडिएटली पैसा ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, और किसान को फ़ायदा क्या है कि जैसे अभी आपने अखबार में 2-3 दिन पहले देखा होगा कि हमने लगभग 1200 प्लॉट किसानों को पहले आवंटित किए हैं। अभी न्यूज़पेपर में देखा होगा 2 दिन हम लोगों की लॉटरी चली, तो एक लेआउट बनाया है। लेआउट बनाने के बाद उसको लॉटरी किया कि आपकी लैंड मान लिया किसी को 100 मीटर से कम आ रहा है तो उस कैटेगरी में जाएगा, जिसके ज़्यादा आ रहा है तो 500 मीटर का आ रहा है उसमें जाएगा। तो उसके अनुसार उनको एक प्लॉट का नंबर मिला है। उस नंबर के आधार पर वो लोग सहमति देते हैं कि मैं आपकी लैंड को पूरा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप हमको ये प्लॉट दे रहे हैं। टाइम लगने वाली जो बात है वो इसलिए है कि ये एक नई प्रक्रिया और पहली स्कीम है जो हम पूलिंग पे कर रहे हैं। तो रेरा में भी जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो पूरा आपकी लैंड का टाइटल होना चाहिए। जैसे आप लैंड एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, बैनामा कराते हैं, एकदम आपके नाम आ जाता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा ग्रे एरिया है कि वो हमारे नाम कैसे आएगा। तो उसका ये माध्यम हमने निकाला है कि इस सहमति के आधार पर वो हमारे नाम आएगी। नाम आने के पश्चात हम रेरा में इसको डालेंगे। इसको संभवतः हम 10-15 दिन में डाल देंगे रेरा में। वहाँ से अप्रूवल आने के पश्चात दिवाली तक उम्मीद कर रहे हैं कि हम इसको लॉन्च कर दें। डॉक्टर साहब एक मेरा सवाल है, फिर मेरी सहयोगी आपसे सब एक जिस तरह आपने किसानों की लैंड का जिक्र भी किया, एक चीज आती है जब मुआवजे की बात आती है तो मुआवजे की कोई समय सीमा तय होती है, क्योंकि कई अगर आप समय सीमा तय कर देते हैं तो प्रोजेक्ट्स फंसते नहीं है, लेकिन दिक्कत आती है कि आप समय सीमा निर्धारित नहीं होती और वो मुआवजा नहीं मिल पाता तो वो योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। क्या आप वजह मानते हैं? वजह बहुत कम्प्लेक्स इशू है, इसमें बहुत तरह की वजह है। जैसे कि आपने इसी एरिया में लिया तो वहाँ पर आप एक जनरल नोटिफिकेशन करते हैं, हमारा आवास विकास में जैसे 28 बोलते हैं और पुराने एक्ट में धारा 4 बोलते थे। उसके पश्चात फिर 29 में इंडिविजुअल नोटिस होता है, फिर सर्वे होता है। कई जगह लोगों का भी विरोध रहता है, सर्वे करने में भी बहुत कठिनाई आती है। फिर उसके बाद उनकी कईयों की जेन्युइन प्रॉब्लम है सुनने के लिए भी होता है, और लिटिगेशन भी होता है साथ में। तो इसलिए अब जो मैकेनिज्म है वो ये है कि लैंड एक्विजिशन भी करेंगे, आपसी सहमति से भी लेंगे, और
लैंड पूलिंग से भी लेंगे। तो इसीलिए हमारा जो अयोध्या में स्कीम लगभग 3 साल पहले ही चली है, उसमें हमको 75% के आसपास लैंड मिल गई है। जी सर, जो गरीबों के लिए आशियाने बनते हैं उनके आवंटन के मानक क्या रखे गए हैं? साथ ही साथ जिसका हम जिक्र करें कि इम्प्लीमेंट में टाइम लगता है, अमूमन लोगों में धारणा बनी हुई है कि सरकारी योजनाएं हैं, टाइम लगेगा, अभी नहीं बनेगा, इंतजार करना पड़ेगा अभी। सर, और इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, गरीबों को, हर गरीब को घर मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या मुख्यमंत्री की, तो उसको ग्राउंड पर उतारने के लिए आपका विभाग कैसे काम कर रहा है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना में यदि आवास विकास बना रहा है तो हम अपनी लैंड पे बनाते हैं, अपना सारा इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट हम लोग करते हैं। कई बार हम लोगों को टारगेट मिलता है या किसी प्राधिकरण को मिलता है कि वो आप जो लैंड है जिलाधिकारी देंगे, फ्री में लैंड देंगे ताकि कॉस्ट ना बढ़े मकान की, और उसको बनाने के बाद जो बाहर के जो स्ट्रक्चर हैं, बाहर का सड़क है, इसके लिए थोड़ा सा एक गैप था, तो अभी वो गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है कि हम अवस्थापना निधि में उसको पूरा कर सकते हैं। लखनऊ में लगभग 3,500 मकान हैं जो लगभग बनने वाले हैं, और उनमें जो है सड़क का, बिजली का और ये पानी का बाहर से लाने वाला जो काम था वो अवस्थापना निधि में पास हुआ है। एक तो ये तरीका है गरीब आदमी को आवास बनाने का। दूसरा ये होता है कि कोई भी सरकारी स्कीम हो उसमें हम 10% चाहे प्लॉट हो चाहे आपके हाई राइज हो, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और लोअर इनकम ग्रुप के लिए करते हैं। इसी तरह से प्राइवेट डेवलपर्स भी, जो यदि वो 4 हेक्टेयर से बड़ा प्लॉट है उनके ऊपर भी ये बाउंडेशन है। उससे कम है तो एक शेल्टर फीस का कंसेप्ट है जो कि वो प्राधिकरण या आवास विकास परिषद को देते हैं, जिसको हम पैसे को ऐसे स्कीम्स में विकसित करने में लाते हैं। रही बात जो आपने पात्रता की बताई, तो पात्रता में नगर विकास विभाग और एक ये रहता है कि इतना इनकम पे EWS है, इतने पे LIG है, इतने में प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र है। तो हम लोग एक स्कीम को एडवर्टाइज करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं और उनकी पात्रता को फिर जो है सूडा या डूडा जिले में जो होता है वो लोग उसको वेरीफाई करते हैं। और मान लिया 500 मकान हैं और उसके पश्चात 1000 लोग यदि पात्र आ रहे हैं तो लॉटरी होता है। अभी आवास विकास परिषद ने पीछे किया था जिसमें लगभग हम लोगों ने 1200 मकान इस तरह से लॉटरी में लोगों को दिए हैं। चलिए सर, मेरा क्योंकि हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, रियल एस्टेट कॉन्क्लेव हम जो कर रहे हैं उसको लेकर आपका कोई मैसेज बायर्स, बिल्डर्स के लिए? देखिए, रियल इस्टेट के लिए जैसे अभी बात हुई कि आपने हमारे जो चेयरमैन रेरा हैं उन्होंने पूरा एक बताया कि एक लीगल फ्रेमवर्क है जिसमें बायर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हैं और एक रेगुलेट करते हैं वो पूरे सेक्टर को। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने अभी बाई लॉज में जो रिलैक्सेशन दिया काफ़ी, इसमें जो भी नया निर्माण हो रहा है उसमें, ताकि यूपी में जो लैंड एक महंगी है उसको यूज़ ज़्यादा कर सकें, जैसे कवरेज एरिया को बढ़ाया, हाई राइज ज़्यादा अलाउ किया है। उसके पीछे इंटेंशन यही है कि कॉस्ट कम हो, फ्लैट्स का हो या प्लॉट्स का हो, ताकि एक मध्यम वर्ग का आदमी घर खरीद सके, गरीब आदमी घर खरीद सके। तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये इसमें है कि थोड़ा बिल्डर्स को इस पे सोचना चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट्स। बहुत ज़्यादा जा रहा है, इतना होने के पश्चात भी कॉस्ट घटने का नाम नहीं ले रही है। तो जो भी बड़े बड़े यहाँ बिल्डर्स हैं बैठे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सस्ता हो बायर्स के लिए? हाँ, थोड़ा सस्ता हो, क्योंकि लखनऊ उतना महंगा नहीं होना चाहिए कि NCR से इतना रेट यहाँ पर जाए। दूसरा, क्योंकि आपका ये माध्यम है यहाँ पर, लखनऊ क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और लगातार विकसित हो रहा है। इसमें 2 योजनाएं पहले LD लेके आ रहा था, 2 आवास विकास है, जैसे तीसरी हमारी ये सौमित्र विहार CSR भी आ ही रहा है, उस पर काम स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है। तो लखनऊ को, और मेट्रो ऑलरेडी यहाँ पर संचालित है, एक फेज अभी जो लगभग आपकी 5,500 करोड़ में ये रेलवे स्टेशन से लेकर के IM रोड तक का जो हमारा ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वहाँ तक का इसका जो 12 किलोमीटर का पैच है अभी 5,500 करोड़ का, वो भारत सरकार ने अभी उसको अप्रूव किया है, जिसमें स्टेट का और भारत सरकार का शेयर रहता है। तो कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है और ज़्यादा हमको सड़कों का और मेट्रो का और इंटरनल जो एक
ट्रांसपोर्ट का या अन्य जो सुविधाएं हैं, सीवरेज का, ड्रिंकिंग वाटर का, बिजली का, ये ज़्यादा दूर तक ना फैलाना पड़े, उसी लिए हाई राइज में गया ताकि एक सिटी की एफिशिएंसी ज़्यादा आए। तो उसके पीछे हमारा है। तो उसी के दृष्टिगत एक जो मुख्य जो कदम है, आईटी में लखनऊ को थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। तो आईटी सिटी के लिए एक एलडीए आईटी सिटी के नाम से लाया, जो वो अधिग्रहण की प्रक्रिया में है। दूसरा, हम लोगों ने जहाँ पर ये वृंदावन स्कीम में आपका ये डिफेंस एक्सपो जहाँ पर हुआ था सेक्टर 15 में, वहाँ पर काफ़ी लैंड आपने देखा हो खाली भी पड़ी है और हाई राइज भी बना है। तो हमने लगभग 256 एकड़ लैंड ऐसा वहाँ पर देखा है, जिसमें 100 एकड़ से ज़्यादा अलग अलग साइजेस के प्लॉट्स हमने आईटी के निकाले हैं। और बाकी भी जो वहाँ नियोजन किया है कॉमर्शियल के लिए या हॉस्पिटल के लिए या होटल के लिए, वो उसी तरह की रिक्वायरमेंट को देखते हुए किया है। और उसके साथ साथ आपका जो अभी आपकी नॉलेज में होगा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर, बिल्कुल 10,000 लोगों का एक हॉल में बैठने का एक कैपेसिटी का, यहाँ पर डिफेंस एक्सपो वाली साइट पे 32 एकड़ में बन रहा है, जिसमें आवास विकास परिषद लैंड दे रहा है। और पैसा जो है गवर्नमेंट ने दिया, 1300 करोड़ के आसपास उसका सैंक्शन हुआ, टेंडर उसका फ्लोट है। तो इस क्षेत्र में 32 एकड़ में इस तरह का वो बनेगा जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हो सकते हैं। उसके सामने 5-5 एकड़ के 5 स्टार होटल के लिए हैं, बजट होटल के लिए हैं, और आईटी के प्लॉट्स हैं, कॉमर्शियल प्लॉट्स हैं। तो लखनऊ में इस तरह की चीज़ें आएंगी। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि अभी जैसे आईटी में आपने देखा होगा कि H1 वीज़ा में थोड़ा फीस का कुछ बड़ा है, तो उससे ये उम्मीद करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे। तो लखनऊ को उसको कैप्चर करना चाहिए। और जो भी यहाँ रियल इस्टेट में इस क्षेत्र में काम करते हैं, हम लोगों ने अभी ऑक्शन निकाला भी हुआ है, 30 तारीख को उसका ऑक्शन है। रजिस्ट्रेशन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता 28 तक अलाउड है, कब तक है। तो दे कैन मोटिवेट एंड दे कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो उस तरह से एक लखनऊ में पूरा एजुकेशन का हब, स्पोर्ट्स का, रियल इस्टेट का, और एक SCR जो एक कंसेप्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हुआ है, तो हम कर सकते हैं। और एक उत्तर प्रदेश के विकास में एक $1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ सकता कर रहे हैं, वो सफल हुए। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताया अपने विभाग की से जुड़ी, साथ ही साथ बिल्डर से भी उम्मीद करिए कि वो बायर्स को सस्ता फ्लैट दे, क्योंकि अब तो जीएसटी रिफॉर्म भी हो गई है, तो थोड़ा सा तो राहत दे सकते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ज़ोरदार तालियां डॉक्टर बलकार सर के लिए। और साथ ही साथ जिस तरह से रियल एस्टेट में तमाम जो डेवलपर्स है वो काम कर रहे हैं, उनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें रशिता ग्रुप है, और साथ ही साथ हम MR इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, ओमेक्स का हम जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा हम जश्न ग्रुप का जिक्र भी कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे ग्रुप्स हमारे साथ इस वक्त इस यहाँ पर मौजूद है, और इंच मंच के ज़रिए हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों का सपना है अपने घर के लिए, अपने आशियाने के लिए, वो इस सपने को कैसा पूरा कर रही हैं। और जिस तरह से आम लोगों की एक इच्छा होती है कि उनका आशियाना, उनका सपनों का घर उनके हिसाब से हो, और क्या उन तमाम चीज़ों पर ये तमाम जो डेवलपर्स ग्रुप है क्या वो उतर पाए हैं, वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि लोगों को अब लग्जूरियस चाहिए और ज़्यादा स्पेस की नीड सब लोगों को होती है। ऐसे में तमाम ये जो ग्रुप है वो किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को आगे लेकर चल रही है, जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं कि लखनऊ में कैसे रियल एस्टेट के क्षेत्र में तमाम कंपनियां काम कर रही है, या फिर लखनऊ के अलावा बात हम अलग अलग ज़िलों की करते हैं, दिल्ली NCR का जिक्र करते हैं, और गुड़गांव जिसका जिक्र हम लगातार करते हैं कि गुड़गांव में भी एक हब बन चुका है। और उसी तरह से अब लखनऊ को भी विकसित करने की कोशिश और विकसित करने की दिशा में ये तमाम डेवलपर्स का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो इस वक्त हम देख रहे हैं।